1787 नवंबर इतिहास में एक ऐसा साल जिसे कोई भूल नहीं सकता। बदलाव का साल। पूरी दुनिया देख रही थी जब फ्रांस, जो खूबसूरती और शानो शौकत के लिए जाना जाता था, क्रांति की आग में जल रहा था। पुराना सिस्टम, जो अपने ही अन्याय के बोझ तले दबा था, खत्म होने वाला था। राजशाही की राख से एक नया गणराज्य आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों पर बना उभरने वाला था। फ्रांस की क्रांति एक बहुत बड़ा मोड़ था, सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसने पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया, राजाओं की पूरी ताकत को चुनौती दी। इसने लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए एक जुनून जगाया जो पूरी दुनिया में फैल गया। 1787 नवंबर की घटनाओं ने आने वाली पीढ़ियों को आजादी और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। क्रांति को समझने के लिए हमें पहले उस समाज को समझना होगा जिसे ये बदलना चाहता था। फ्रांस 3 अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ था। सबसे ऊपर पहला वर्ग, जिसमें चर्च के लोग थे। उनके पास बहुत दौलत और सुविधाएं थीं और उन्हें ज्यादातर टैक्स नहीं देने पड़ते थे। दूसरा वर्ग कुलीन लोग, जिनके पास जमीन जायदाद थी और किसानों पर उनका जोर चलता था। वे भी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और आम लोगों की मुश्किलों से दूर रहते थे। फिर तीसरा वर्ग था। इस बड़े और अलग अलग तरह के समूह में बाकी सब लोग आते थे, अमीर व्यापारियों और वकीलों से लेकर गरीब किसानों और शहर के मजदूरों तक। तीसरे वर्ग को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिससे ऊंचे वर्ग के लोगों की शानदार जिंदगी चलती थी। सरकार में उनकी कोई खास बात नहीं सुनी जाती थी, उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता था। पहले और दूसरे वर्ग के प्रति नाराजगी बाच रही थी, जिसमें आर्थिक तंगी और बराबरी की चाहत आग में घी का काम कर रही थी। जब फ्रांस के लोग मुश्किलों से जूझ रहे थे, राजशाही उनकी परेशानी से बेखबर थी। राजा लुई 16वां भले ही नेक इरादे वाला था, लेकिन एक कमजोर और ढुलमुल रवैये वाला शासक था। उसके फिजूल खर्ची और महंगे युद्धों में फ्रांस के शामिल होने से देश दिवालिया होने की कगार पर आ गया था। रानी मैरी एंटोनेट राजशाही की ज्यादतियों का प्रतीक बन गई। उनकी शानदार जिंदगी और लोगों के दुखों के प्रति उदासीनता ने उन्हें मैडम डेफिसिट का नाम दिया। जैसे जैसे आर्थिक संकट गहराता गया, तीसरे वर्ग का गुस्सा भी बढ़ता गया। उन्होंने सुधारों की मांग की, टैक्स और प्रतिनिधित्व की एक और समान व्यवस्था की मांग की। भाग 4। क्रांति की शुरुआत टेनिस कोर्ट से बैस्टिल तक। 1787 नवंबर में जब फ्रांस बर्बादी की कगार पर था, लुई 16वें ने तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पारंपरिक सभा, एस्टेट्स जनरल, को बुलाया। तीसरे वर्ग ने बदलाव का मौका देखते हुए ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग की। जब उनकी मांगें ठुकरा दी गईं, तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। खुद को नेशनल असेंबली घोषित करते हुए उन्होंने फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाने की कसम खाई। अपने मीटिंग हॉल से बाहर निकाले जाने पर वे पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट की शपथ ली। उन्होंने तब तक न बिखरने का वचन दिया जब तक फ्रांस को एक संविधान न मिल जाए। इस बगावत ने क्रांति की शुरुआत की। 14 जुलाई 1787 नवंबर को पेरिस की एक कुख्यात जेल बैस्टिल पर धावा लोगों की ताकत का प्रतीक बन गया। बैस्टिल, जिसे शाही अत्याचार के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, एक दिन की भयंकर लड़ाई के बाद गिर गई। इस पर कब्जा एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने लोगों की सामूहिक शक्ति और पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के उनके दृढ़ संकल्प को दिखाया। भाग 5। एक नया फ्रांस, आजादी, बराबरी और भाईचारा। क्रांति ने भारी बदलाव का दौर शुरू किया। सामंती व्यवस्था, जिसमें कुलीन वर्ग के लिए जुल्म करने वाले विशेषाधिकार थे, को खत्म कर दिया गया। नेशनल असेंबली द्वारा अपनाया गया मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, सभी पुरुषों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की, जिसमें आजादी, कानून के सामने बराबरी और बोलने और धर्म की आजादी शामिल है। यह ज्ञानोदय के आदर्शों का एक शक्तिशाली बयान था, एक नए और न्यायपूर्ण समाज का खाका।